शीट। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कोई एक रिसर्च आपने की है। कोई एक रिसर्च ये है कि आपने जैसे लास्ट टाइम हार्डनेस लेवल मेजर किया था, कार्बोनेट हार्डनेस इन वाटर, सपोज दैट वही हमारे पास एनालिसिस है। तो 3 डिफरेंट जगहों से आपने वाटर सैंपल लिया, तो आपके पास वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। सपोज दैट 3 डिफरेंट जगहों से आपने सैंपल लिया, तो वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, और आपने हर ग्रुप को एनालाइज किया, और वहाँ से आपने 3 लेवल्स मेजर किए कार्बोनेट हार्डनेस के। आपके पास वाटर सैंपल है। अब वही अज्यूम कर लें कि आपने एक वाटर सैंपल जो है वो कलेक्ट किया है पत्तों से, एक वाटर सैंपल, इसमें ग्रुप 1 कह देता हूँ, एक वाटर सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया शदरा से, और एक वाटर सैंपल आपने वहीं उसी लेबॉर्ट्री का यूज़ किया है जिस एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं। तो आपके पास ये 3 ग्रुप्स हैं, 3 सैंपल्स हैं, 3 मुख्तलिफ जगहों से कलेक्टेड सैंपल्स हैं। अब आपने कार्बोनेट लेवल चेक करना है, हार्डनेस लेवल चेक करना है। पहले जो आपने पत्तों की से हासिल किया सैंपल, मैं सिंपल वैल्यूज़ यूज़ करूँगा क्योंकि अभी मैंने आपको जो कैलकुलेशन करवानी है ना वो आसानी से जल्दी हो सके, तो मैं रैंडम वैल्यूज़, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये वैसी आसान सिंपल वाली वैल्यूज़ मैं चूज़ करूँ कि एक बार आपकी कार्बोनेट लेवल आ गया, हार्डनेस लेवल 3, 2 और फिर आ गया 1, ग्रुप 1 में, यानी जो पत्तों के से सैंपल आपने हासिल किया उसका जब आपने एनालिसिस किया उसके लिए जो लेवल्स आए हैं कार्बोनेट लेवल्स वो ये हैं। अच्छा, जब आपने दूसरे ग्रुप को एनालाइज किया है, प्रोसीजर सेम है, सेम एनालिटिकल प्रोसीजर है, लेकिन सैंपल चेंज हो गया, तो जो हार्डनेस लेवल्स हैं आपके पास वो कुछ ये हैं। मैंने जान के आसान वैल्यूज़ चूज़ की हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें और जल्दी से कर, अदरवाइज हमें कैलकुलेटर यूज़ करके काफ़ी टाइम लगेगा अगर हम जो वैल्यूज़ आती हैं फ्रैक्शंस में या कोई लार्जर वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, ग्रुप 3 जो आपने लेबॉर्ट्री से सैंपल कलेक्ट किया फर्स्ट करें तो उसमें हार्डनेस लेवल जो है वो ये है। तो मैंने एक स्कैटर्ड डेटा जो है वो चूज़ किया है। अब आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि हर एक का मीन निकाल लेंगे। इसका क्या मतलब है, पहले ग्रुप का इंडिविजुअल मीन आप यहाँ से निकालेंगे। ये इंडिविजुअल मीन जो है किसी एक ग्रुप का, ये तो बहुत ही आसान होता है। 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 कितना होता है, 3 + 2 5 + 1 6, और टोटल नंबर ऑफ जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। तो 3 + 2 + 1 5 6 होता है, 6/3 2। तो इस पहले ग्रुप का जो इंडिविजुअल मीन आ गया दैट इज़ 2। अब दूसरे ग्रुप के लिए आप इंडिविजुअल मीन निकालेंगे, जो आपने सैंपल शादरा से कलेक्ट किया है उसका आप इंडिविजुअल मीन कैसे निकालेंगे। 5 एक हमारे पास लेवल है उसका, 3 दूसरा लेवल है, और 4 तीसरा लेवल है, और यहाँ भी नंबर ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स जो है वो 3 है। तो 5 + 3 8 होता है, 8 + 4 12 होता है, और 12/3 जो है वो होगा 4। मैंने इसलिए ये वैल्यूज लिए ताकि आसानी से हम फ़ौरन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ये आंसर्स निकालते जाए और जल्दी काम हमारा कंप्लीट हो जाए। तीसरे ग्रुप के लिए जो आपने सैंपल अपने एनालिटिकल लेबॉर्ट्री से ही ले लिया वाटर सैंपल, उसके लिए जो आपने रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ली हैं वो कैन 5 6 और 7, और इसमें भी आपने 3 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ली हैं, तो 3 पे डिवाइड, तो 5 + 6 11 + 7 18, 18/3 जो है ये आ जाएगा 6। तो ये 3 इंडिविजुअल मीन्स हैं 3 डिफरेंट ग्रुप सेट के लिए या डेटा सेट्स के लिए, लेकिन एक ही सैंपल से मुताबिक है ये। अब आप इन तीनों मीन्स का मीन लेंगे। अब आप लेंगे मीन ऑफ द मीन्स, ये जो तीनों मीन्स हैं इनका फिर आप मीन लेंगे। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, मीन ऑफ मीन्स, इसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं मीन ऑफ द मीन्स। मीन ऑफ मीन्स का मतलब क्या होगा, पहले ग्रुप का मीन है 2, दूसरे का है 4, तीसरे का है 6, और टोटल मीन वैल्यूज़ हैं 3। तो इसको भी आप 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 + 4 होता है 6, 2 + 4 होता है 6, और उसके बाद 6 + 6 होता है 12, और 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो मीन ऑफ द मीन्स इज़ 4। मीन ऑफ द मीन्स इज़ 4। मीन ऑफ द मीन्स के लिए मैंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, एक ये डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। मीन ऑफ मीन्स के लिए मैंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया है, मैंने कहा जी मीन ऑफ द ग्रुप 1
प्लस मीन ऑफ द ग्रुप 2 प्लस मीन ऑफ द ग्रुप 3 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मीन्स इज 3। तो ये मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। इसी को मीन ऑफ द मीन्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो एक और अंदाज में। वो कैसे? मीन ऑफ द मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहले ग्रुप के डेटा वैल्यूज़ को ऐड करें तो 3 + 2 + 1, ये एक सेट की जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स है उनका सम है। फिर आप दूसरे ग्रुप की डेटा वैल्यूज़ को ऐड करें, दैट इज़ 5 + 3 + 4, एंड फिर तीसरे ग्रुप की डेटा वैल्यूज़ को ऐड करें, दैट इज़ 5 + 6 + 7। और अब आप लोग टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं तीनों ग्रुप्स के मिलाकर, ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं m × n। m × n का क्या मतलब है? m इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ ग्रुप्स विच इज़ 3, n इज़ डेटा वैल्यूज़ इन अ ग्रुप, तो m इज़ 3 1 2 3, n इज़ 1 2 3, तो 3 3 is 9, तो 9 हमारे पास जो है वो m × n है, तो यहाँ 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो हमने पहले निकाल रखा है 4। जैसे कि आप इनको सम अप कर लें, 3 + 2 + 1 इज़ 6, और ये 6 + 5 11 + 3 14 + 4 18 + 5 23 + 6 29 + 7 36, तो 36 / 9 वुड बी 4। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया कि हम एक वाटर सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, 3 डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया है, उसको हमने हर एक को कह दिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 नाम दे दिया, उनका हमने एनालाइज किया। 3 हमने रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ली हैं, डेटा वैल्यूज़ ली हैं, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 की, इंडिविजुअल मीन्स निकाले हैं। फिर मैंने निकाले मीन ऑफ द मीन्स। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, हम वेरिएशन निकालते हैं। जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों को पहले बताया हुआ है मैंने। ये होता है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल डेविएशंस डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? वेरिएशन निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं वेरिएशन निकालूंगा, दोनों तरह से वेरिएशन निकालूंगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ये वेरिएशन है। अगर वेरिएंस निकालना होगा तो ये जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 लेस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका भी मैं थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली अब आप निकालना चाहते हो टोटल वेरिएशन। पहले मैं आपको निकाल के देता हूँ टोटल वेरिएशन। कैसे निकालेंगे टोटल वेरिएशन? आप निकालेंगे बाय द सम ऑफ या टोटल सम ऑफ squares, total sum of squares of deviation, ये टोटल वेरिएशन होगा। मैंने कहा वेरिएशन होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अगर आप किसी एक डेटा के लिए, वो कैसे निकालते हैं? डेटा वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन, ये होता है डेविएशन। जो डेविएशन होता है ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, इंडिविजुअल डेविएशन DI क्या होता है? ये होता है XI यानी इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन यानी x बार, ये DI होता है। ये आपको पहले फॉर्मूला पता है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैंने वेरिएशन निकालनी है तो वेरिएशन के लिए ये जो डेविएशन होगी इनका मैं स्क्वायर करूँगा, इनका मैं सम ऑफ फिर मैं इनका सम करूँगा, यानी इसकी डेविएशन निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, उनका स्क्वायर करके सम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा वेरिएशन इन ग्रुप 1। फिर मैं टोटल वेरिएशन निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन। अब इसी डेटा को आप आगे समझेंगे कैलकुलेशन में, ये नेक्स्ट फ्रेम के अंदर मैं पहले निकालना चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं इन सब की डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम
क्या मतलब है इसका? मैं निकालना चाहता हूँ एस एस टी है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द टोटल या टोटल सम ऑफ द स्क्वेयर्स। दोनों अंदाज ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं? देखो बच्चों, पहले ग्रुप 1 को गौर से देखेंगे। ग्रुप 1 में जो पहली वैल्यू है 3 है और उसका मीन है, जो टोटल मीन है ओवरऑल, जो मीन ऑफ द मीन्स है वो है 4। जो मीन ऑफ द मीन है वो है 4। इसमें से हम पहले जब टोटल का करना है तो टोटल में से आपने निकालना है डेविएशन। तो 3 माइनस 4 और इसका करना है हमने स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर। फिर दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है 2 उसी ग्रुप के लिए, तो उसका भी आपने डेविएशन कहाँ से लेना है? मीन ऑफ द मीन्स पूरे सैंपल के लिए, इसका भी करना है स्क्वायर। फिर तीसरी वैल्यू क्या है फर्स्ट ग्रुप के लिए? 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का हमने करना है स्क्वायर। तो अगर यहाँ तक रुक जाए तो ये फर्स्ट ग्रुप की क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ओनली फर्स्ट ग्रुप के लिए। लेकिन मैंने टोटल निकालना है, मैंने कहा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अगर आप ओनली 3 माइनस 4 को देखें बच्चों, ओनली 3 माइनस 4 को, 3 माइनस 4 है इस डेटा वैल्यू की वेरिएशन, डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ मीन्स। और अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये वेरिएशन आ जाएगा, तो ये होगा स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। फिर तीनों डेटा वैल्यूज़ के लिए मैंने क्या कर दिया? सम कर दिया। तो ये क्या रहेगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर ग्रुप 1। मैं ऐसे ही ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए भी ऐड करूँगा इसमें, ताकि मुझे मिल जाए टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो दूसरे ग्रुप में मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो मैं दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा ग्रुप जो है उसमें वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू 5 और मीन ऑफ द मीन्स इज 4। तो सबकी आप डेविएशन मीन ऑफ द मीन से लेंगे, टोटल मीन से। 5 माइनस 4 का फिर स्क्वायर कर लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू 3, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लस तीसरी वैल्यू कौन सी है? 4 है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ये दूसरा ग्रुप जो है उसका मैंने डेविएशंस का स्क्वायर लेके सम कर लिया। अब तीसरा जो ग्रुप है उसके लिए फर्स्ट वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर। हर वैल्यू का आपने डेविएशन लेनी है मीन ऑफ द मीन से। फिर 6 माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये मैंने लिखा हुआ है SST। SST का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टोटल या टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स। इसलिए इसको किसी चीज़ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप इसका रिजल्ट निकालेंगे। ये देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो एक पहला जो हमारे पास ग्रुप डेटा था उसके स्क्वेयर्स का सम ये बनेगा। फिर दूसरे के लिए रिजल्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा? 5 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1। 3 माइनस 4 इज माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर इज 0। ये दूसरे ग्रुप के डेविएशंस का स्क्वायर का सम। फिर तीसरे ग्रुप के लिए आपने क्या है? 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर इज 1। 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर इज 4। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर इज 9। अब आप आसानी से इनको टोटल कर सकते हैं। कैसे टोटल कर सकते हैं आसानी से? देखो ये 1 प्लस 4 इज़ 5, 5 प्लस 9 इज़ 14, ये 14 आ जाएगा। फिर दूसरे ग्रुप के लिए 1 प्लस 0 2 आ जाएगा और तीसरे ग्रुप के लिए 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये 30 बन जाएगा। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द टोटल डेटा इज 30 और इसको हम बोलेंगे ये टोटल, ये वेरिएशन है इस डेटा की, ये टोटल वेरिएशन है इस डेटा की। हमने जो यहाँ पे पढ़ा है इसको मैं कहता हूँ दिस इज टोटल वेरिएशन। वेरिएशन नॉट वेरिएंस। वेरिएंस अगर आपने निकालना है टोटल वेरिएंस तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे। अब बच्चों गौर से सुनना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कहते हैं m, जब आप ग्रुप को डिस्कस करें मल्टीप्लाइड बाय n and -1। m इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स
n इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ इन अ ग्रुप और फिर -1। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी अभी आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखो m इस डेटा के अंदर जो हमने देखा है, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, 3 ग्रुप्स हैं, हर एक में 3 वैल्यूज़ हैं और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 9 आएगा और इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 8 आएगा। तो अगर आपने वेरिएशन से वेरिएंस निकालना है तो जो आपने SST निकाला है 30, उसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो टोटल वेरिएंस आ जाएगा इस एनालिसिस का। तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा इस एनालिसिस का जो आपने एनालिसिस किया है वाटर सैंपल का, टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 क्यों है? एक्चुअली अगर हमारे पास 9 टोटल ऑब्जर्वेशन हैं और हम उनमें से 8 वैल्यूज़ को जानते हैं, हम 8 वैल्यूज़ को जानते हैं और मीन ऑफ मीन्स भी जानते हैं, तो 9वीं वैल्यू हम 9th वैल्यू जो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट। सपोज दैट कि आपको ये वैल्यू मालूम नहीं है, सपोज दैट ये वैल्यू मालूम नहीं है, बाकी 8 वैल्यूज़ आपको मालूम है और मीन ऑफ द मीन्स भी मालूम है, फिर आप ये वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप 8 वैल्यूज़ जानते हैं आउट ऑफ द 9 तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं वेरिएशन को या वेरिएंस को, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इस बात को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि आप एक वैल्यू लेस से फ्रीडम लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज क्या होगी? 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम ग्रुप सेट को डिस्कस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच ग्रुप -1। अच्छा, अब ये जो हमारे पास टोटल वेरिएशन आई है, ये जो टोटल वेरिएशन है ये 2 वजूहात की वजह से है। गौर से अभी आज के दिन में हमने ये काफ़ी चीज़ सीखनी है वाली। अच्छा, वेरिएशन, अभी मैं वेरिएशन को दिखा रहा हूँ, उसी का मतलब ही वो होगा वेरिएंस, बस वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करने वाला है। अभी ना वेरिएशन कैलकुलेट करना, टोटल वेरिएशन की वजह से। नंबर 1, वेरिएशन इन वेरिएशन विद इन द ग्रुप और दूसरा वेरिएशन इन बिटवीन द ग्रुप्स। विद इन मतलब सेम ग्रुप, विद इन द ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें वेरिएशन, और ग्रुप्स के इन बिटवीन वेरिएशन। तो उन दोनों का जो सम होगा वो टोटल वेरिएशन, जो ऊपर 30 हमने निकाला होगा। अब हम अलग-अलग निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, पहले हम निकालेंगे वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। तो देखिएगा, मैं लिखूंगा टू फाइंड वेरिएशन इन अ ग्रुप। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विद इन अ ग्रुप। तो मैं निकालूंगा SSW, जैसे वो था ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टोटल, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। इसको कैसे निकालेंगे ज़रा गौर से सुनना है। पहले ग्रुप के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक मैंने यूज़ किया था पहले ग्रुप के लिए। जो पहले ग्रुप की पहली वैल्यू है 3, उसका मीन है 2, उसके इंडिविजुअल मीन से हम लेंगे। देखो पहले ग्रुप का मीन था 2, ये देखिए ये वाला, इसका मीन था 2, तो 3 माइनस इंडिविजुअल वैल्यू 3 है, उसके मीन में से हम इंडिविजुअल डेविएशन लेंगे और उसका स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है 2, तो 2 - 2 और इसका स्क्वायर प्लस। तीसरी वैल्यू क्या है उस ग्रुप की? तीसरी वैल्यू है 1, तो 1 - 2 एंड देन इसका स्क्वायर। ये हमारे पास पहले ग्रुप की आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विद इन फर्स्ट ग्रुप। अब हम दूसरे ग्रुप के अंदर भी निकालेंगे। तो दूसरे ग्रुप की है 5, तो उसका दूसरे ग्रुप का मीन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरे ग्रुप का जो मीन है वो है 4, 3 माइनस मीन उसका है उस ग्रुप का 4, तीसरी वैल्यू है 4, उस ग्रुप का
अब आपने ये जो ब्लैक में था ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विद इन द फर्स्ट ग्रुप। जो ब्राउन में है ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेरिएशंस या डेविएशन इन द सेकंड ग्रुप। अब जो ग्रीन में होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस इन विद इन द थर्ड ग्रुप। तो देखिए 5 - 6 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 6 और उसका ग्रुप का मीन है 6 और फिर इसका स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाली वैल्यू जो है वो है 7 और इस ग्रुप का मीन है 6 फिर इसका। अब आप इसको फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे SSW को, जो कि है सम ऑफ द स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स, तो ये बच्चों देखें 3 - 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1। फिर 2 - 2 0 होता है और 0 का स्क्वायर इज 0। फिर 1 - 2 1 होता है और 1 का स्क्वायर इज 1। एक ग्रुप के लिए हो गया, दूसरे ग्रुप के लिए इज 1 और 1 का स्क्वायर इज 1, -1 और -1 का स्क्वायर इज 1, तो -4 इज 0 और 0 का स्क्वायर इज 0। देन तीसरे ग्रुप के लिए 5 - 6, 5 - 6 इज -1 और -1 का स्क्वायर इज 1। फिर 6 - 0 और 0 का स्क्वायर इज 0। फिर 7 - 6 इज 1, 1 का स्क्वायर इज। अब जब आप इनका टोटल निकालेंगे तो काउंट कर लें 1 + 0 1 + 1 2, 2 + 1 3 + 1 4 + 0 4 + 1 5 + 0 5 + 1 6। तो SSW that means sum of the squares of deviations or variation within the group is 6। तो 30 में से 30 जो है वो टोटल वेरिएशन है। 30 में से जो विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन है वो कितनी है, वो 6 है। 30 में से जो विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन है उसका मैग्नीट्यूड है 6। तो मैंने कहा था ना ऊपर ये लिखा है टोटल वेरिएशन इज ड्यू टू वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स। तो ये है जो SSW है ये है वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स। ये जो है ये है इन द ग्रुप्स। अगर आप इसका वेरिएंस निकालना चाहते हैं, अगर वेरिएशन की बजाय वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ सुन लेंगे। ये हमारे पास ग्रुप 1 की 3 वैल्यूज़ टोटल है, 3 वैल्यूज़ टोटल है। तो n इज़ 3, n - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इस ग्रुप का, तो वो 2 आ जाएगा। इस ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम है पहले ग्रुप का 2। सिमिलरली यहाँ पे टोटल वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर जब हम सम करेंगे तो 2 6। आप अभी वेरिएंस को ज़्यादा बेहतर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए मैंने वेरिएशन का वर्ड इस्तेमाल किया। पहले मैंने टोटल वेरिएशन निकाली है पूरे एनालिसिस के लिए, वो 30 आया है। फिर मैंने कहा है कि ये वेरिएशन 2 वजूहात की वजह से है। एक है वेरिएशन विद इन द ग्रुप, तो वो मैंने निकाल लिया 6, और दूसरी है वेरिएशन इन बिटवीन द ग्रुप्स। अब मैं वेरिएशन इन बिटवीन द ग्रुप्स निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आइए अगले पेज पर आप देखेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को लोग सुन रहे हैं, पता चल रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा अभी मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। ओके ओके गुड। अभी मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूँ भला, बताइएगा। नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गया। अभी मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ जो यस वेरिएशन इन बिटवीन ग्रुप्स। बिटवीन ग्रुप्स पहले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस बिटवीन ग्रुप्स। पहले मैंने लिखा था SSW था सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। अब SSB है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स, और SST है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टोटल डेटा। अब ये कैसे निकालूंगा, क्या करना है, अब आपने
जब इन बिटवीन द ग्रुप्स बात करनी है तो हर ग्रुप की वैल्यू को आपने, हर ग्रुप की इंडिविजुअल ग्रुप के जो मीन है उसका आपने डिफरेंस लेना है टोटल मीन से, मीन ऑफ द मीन से, और तीनों वैल्यूज़ के लिए डिस्कस करना है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, गौर से समझना है। पहले ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 वैल्यूज़ हैं, 3 है, 2 है और 1 है। 3 के लिए जो मीन है वो 2 है, 2 के लिए जो मीन है वो 2 है और 1 के लिए जो मीन है वो 2 है, और पूरे डेटा को जो मीन है वो 4 है। तो अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ग्रुप के लिए जो मीन है वो 2 है और उसको इसकी डेविएशन इसका स्क्वायर, लेकिन ये एक वैल्यू के लिए आया है और हमारे पहले ग्रुप के अंदर टोटल 3 वैल्यूज हैं, तो मैंने 3 से 3 बार लिखी। इस बात को अंडरस्टैंड करें दोबारा से। मैंने क्या किया, अब जो हमने निकालना ना बिटवीन द ग्रुप्स निकालना है, वो क्या करना है, हर वैल्यू के लिए निकालना है एक फैक्टर, और वो फैक्टर क्या होगा, वो होगा इंडिविजुअल मीन ऑफ द ग्रुप माइनस मीन ऑफ द मीन्स इन टोटल मीन ऑफ द डेटा सेट, और तीनों वैल्यूज़ के लिए उसका सम करना है। तो अगर मैं निकालूंगा फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू थी डेटा की 3 के लिए मैं लिखूंगा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस, फिर लिखूंगा 2 - 4 का स्क्वायर, फिर लिखूंगा 2 - 4 का स्क्वायर। तो पहले ग्रुप के लिए 3 वैल्यूज से 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा 2 - 4 का स्क्वायर, सम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम्स इकट्ठे लिख दिया। अब दूसरा जो ग्रुप है, कोई बच्चा बताएगा आप में से दूसरे ग्रुप में क्या करना होगा, दूसरे ग्रुप का मीन कितना है 4 और टोटल मीन कितना है 4 और फिर इसका स्क्वायर, और ये भी 3 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि 3 डेटा वैल्यूज़ थी दूसरे ग्रुप के अंदर भी। इसी तरह से जब मैं तीसरे ग्रुप के लिए जाऊंगा तो वहाँ पर भी 3 है और उसका जो ग्रुप का मीन है वो है 6, टोटल मीन जो है वो है 4 और फिर इसका स्क्वायर। तो एक्चुअली ये भी 9 वैल्यूज़ निकाली गई हैं, लेकिन अब की बार जो वैल्यूज़ निकाली गई हैं वो मीन्स की डेविएशन दिए गए हैं हर डेटा वैल्यू के लिए। तो 3 डेटा वैल्यूज़ आएंगी फर्स्ट ग्रुप के लिए, 3 सेकंड ग्रुप के लिए और 3 थर्ड ग्रुप के लिए। सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। हाँ जी, ये देखें, आपको ये देखना पड़ेगा दोबारा जाके, ये यहाँ पे ये हमारे पास इस ग्रुप में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। अब इसका वेरिएशन निकालना है 3 वैल्यू का, ये जो 3 है ये ओवरऑल पूरे जो कैलकुलेशन है उससे कितनी वेरिएशन शो करती है ये 3 वैल्यू जो है। तो उससे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये है कि आप इस डेटा का मीन माइनस टोटल मीन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएशन आएगी 3 की फ्रॉम द मीन ऑफ द मीन्स। फिर इसके लिए हर वैल्यू के लिए अलग करना है, फिर इस ये क्या करेंगे 3 के लिए जब निकालें ना बिटवीन द ग्रुप्स के 3 की इससे 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 कितनी वेरिएशन है, यानी इस ग्रुप की सारी वैल्यूज़ के साथ इस ग्रुप की सारी वैल्यूज़ के साथ कितनी वेरिएशन है, तो अलग-अलग कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो स्टैटिस्टिक्स ने फिर फॉर्मूला ये बनाया है कि आप इस जिस ग्रुप की वैल्यू आप ले रहे हैं उसके मीन की आप डेविएशन दें मीन ऑफ द मीन से 2 - 4 का स्क्वायर। फिर इसके लिए भी ऐसे करेंगे, इसका मीन 2 - 4 इसका स्क्वायर, फिर इसके लिए भी ऐसे करेंगे 2 - 4 का स्क्वायर। तो इन तीनों वैल्यूज़ की वेरिएशन आ गई फ्रॉम अदर ग्रुप वैल्यूज़। अब फिर इसके लिए भी जो करेंगे तो आपने इसके लिए जो मीन है वो 4 है, तो 4 - 4 का स्क्वायर, इसके लिए भी 4 - 4 का स्क्वायर, इसके लिए भी 4 - 4 का स्क्वायर। फिर इस ग्रुप में आएंगे तो इसका मीन 6 है तो 6 - 4 का स्क्वायर, फिर 6 - 6 का स्क्वायर और फिर 6 - 4 का स्क्वायर, फिर 7 के लिए भी आप करेंगे 6 - 4 का स्क्वायर। तो पॉइंट इज़ कि पहले ग्रुप का मीन है 2 और मीन ऑफ द मीन है 4, तो मीन्स की डेविएशन का स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज़ और वो वैल्यूज है 3। फिर इसी तरह से दूसरे ग्रुप में मीन है 4, मीन ऑफ द मीन है 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज हैं 3। फिर तीसरे ग्रुप में मीन ऑफ द ग्रुप माइनस मीन ऑफ द मीन्स इसका स्क्वायर और फॉर ऑल द वैल्यूज हैं 3। तो इन सब का सम करना है तो उसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स। अच्छा, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर क्या होता है -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 हो जाएगा 12। ये देखें 2 - 4 -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 3 12। ये 4 - 4 होता है 0,
4 माइनस 4 होता है 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0 और 3 इंटू 0 होगा 0। 6 माइनस 4 होता है 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 3 होगा 12। तो ये हमारे पास फिर फर्दर अगर हम देखते हैं तो ये जो एस एस बी है ये नहीं, ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स इज 24। अब इसको हम बोलते हैं वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। ये जो वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स है ये 24 है, वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स जो है वो 6 है, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो 30 आएगा। तो ये जो एस एस बी हमने निकाला है वेरिएशन थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था शुरू में भी और दोबारा से भी। आप देखें एस एस टी जो है ये नहीं टोटल वेरिएशन, ये टोटल वेरिएशन है is equal to SSW meaning variation within the groups between the groups। अगर हम SSB के लिए यानी बिटवीन द ग्रुप्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 आएगी। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कैसे आएगी, कोई बच्चा बता सकते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कैसे आएगी? टोटल ग्रुप्स 3 है ना, तो 3 माइनस 1 2 उसमें ऐसे टोटल ग्रुप्स 3 है ना, 3 माइनस 1 2 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी। तो ये बहरहाल आपने ये सारा जो एनालिसिस किया है ना ये किसके ऊपर किया है, वेरिएशन के ऊपर किया है। टोटल वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। और अगर आप वेरिएशन की बजाय वेरिएंस निकालेंगे जो कि एक स्टेप आगे है, वो ये है कि आपने जो वेरिएशन निकाली हैं इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो वेरिएंस होंगे, तो वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। तो आपने क्या सीखा, हमने एक्चुअली जब हमारे पास कोई एनालिसिस ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास मोर देन 2 मीन वैल्यूज़ आ जाती हैं, मीन वैल्यू 2, मीन वैल्यू 4, मीन वैल्यू 6, 3 मीन वैल्यूज़ आ गई, तो फिर हम इन मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और उन्हें कंपेयर करने के लिए हमें वेरिएशंस निकालना पड़ती हैं। टोटल वेरिएशन निकालना पड़ती है, विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन निकालना पड़ती है, बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन निकालना पड़ती है, और इस सारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसको एक्रोनिम देते हैं एनोवा। तो ये आपको सिर्फ एक पॉइंट सिखाने के लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं। अभी मुझे आप में से कोई बच्चा जिसको कुछ पार्शल समझ आई है इस बात की, वो थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दे, बता दे कि हमने क्या पढ़ा है अभी। कोई भी, या मैं बोल दूँ किसी स्टूडेंट का नाम। जी बच्चों, सर यही कैलकुलेशंस को ही बताना है। हाँ ये कैलकुलेशंस पे बताना है। ओके सर, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि ये जो है अनोवा वो मोर देन वन ग्रुप मतलब 2 या 3 ग्रुप होंगे हमारे पास, नहीं से ज़्यादा तो उसके लिए होगा। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हमने हर ग्रुप का पहले मीन लेना है, ठीक है। फिर मीन ऑफ मीन हमने लेना सीखा इसमें। उसके बाद हमने सीखा वेरिएशन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएशन को हमने टोटल वेरिएशन फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल वेरिएशन के बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का पढ़ा कि अगर हम वेरिएशन को डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। फिर हमने 2 तरह की वेरिएशन पढ़ी, विद इन अ ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप्स। विद इन अ ग्रुप में हमने जो है वो हर किसी मतलब इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर लिया हर ग्रुप का इस तरह, और उसके बाद एसएसडब्ल्यू फाइंड आउट किया। लेकिन जो बिटवीन द ग्रुप था उसमें हमने 3 वैल्यूज थी उसको मल्टीप्लाई किया है, मीन मतलब जो ग्रुप का मीन आया था उसको, और जो हमारा मीन ऑफ द मीन वो था मीन ऑफ द मीन उसमें से, और उसका स्क्वायर ले लिया। और इस तरह हमने एस एस बी फाइंड आउट किया। और हमने कहा कि अगर हमें एस एस टी फाइंड आउट करना है तो हम एस एस डब्ल्यू मतलब विद इन अ ग्रुप वेरिएशन और विद इन अ बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल वेरिएशन आ जाएगी। और फिर लास्ट में हमने वही बात की कि अगर हमने वेरिएशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बच्चों एक्चुअली आपको कहा ये जा रहा है कि आप जो एनालिसिस करते हैं आप अपने रिजल्ट्स के बारे में कितना श्योर हैं, इसके लिए आपको अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना होता है। तो आप
एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं, उसके लिए आप ये वेरिएशन और वेरिएंस निकालते हैं। तो वो दोनों तरह से निकालेंगे जब ग्रुप डेटा को डिस्कस कर रहे होंगे, और ये ख़ास तौर पे जब 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं तब हम ये अप्लाई करते हैं ये वाली टेक्निक एनोवा वाली। उसके लिए आपको फिर 2 फेज़ में 2 स्टेप में काम करना है। आपने वेरिएशन विद इन द ग्रुप निकालनी है, वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स निकालनी है और उसका सम करना है, तो आपके पूरे एनालिसिस की ओवरऑल वेरिएशन आ जाएगी। इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अभी हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपको अभी नज़र आ रहा है हमारा टॉपिक जो है एनोवा। तो मैंने पहले जो लिखा हुआ है लेट्स लर्न द बेसिक्स, तो ये बेसिक्स ही आपको सिखाए हैं, आपके जहन में बैठ जाए कि एनोवा क्या होता है एक्चुअली, ये एनालिसिस क्या है। तो हमने जो कैलकुलेशंस की थी ना वो इसके बेसिक्स ही थे। ये आप लोगों को चैप्टर में एज क्वेश्चन बहुत कम बात की पूछी जाएगी, लेकिन आपको इसके बेसिक्स समझाने के लिए सारा कुछ मैंने किया था। अब हम इसके डेटा को जो आपको एक्चुअली चाहिए थ्योरी वाइज वो हम शुरू करते हैं। लेकिन जी एनोवा का बेसिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अभी जो सारी कैलकुलेशन की थी। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ लिखा है जी द मेथड्स यूज फॉर मल्टीपल कंपैरिजंस। मल्टीपल कंपैरिजन थे, वैल्यूज़ का विद इन अ ग्रुप आपस में कंपैरिजन, उनका उनके मीन्स के साथ कंपैरिजन, फिर वैल्यूज़ का दूसरे ग्रुप की वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन, फिर उन वैल्यूज़ का उनके ग्रुप्स के मीन्स का आपस में कंपैरिजन, फिर एक ग्रुप के मीन ऑफ मीन से कंपैरिजन। ये सारा मल्टीपल कंपैरिजन जो था फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ्टन नोन बाय द एक्रोनिम एनोवा। तो ये जो सारा हमने कंपैरिजन पढ़ा है इसी का नाम ही एनोवा बोला जा रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनोवा इज टू कंपेयर द वेरिएशन बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर लेवल्स। फैक्टर लेवल्स को ग्रुप्स कह रहे हैं, बिटवीन द ग्रुप्स टू दैट विद इन द ग्रुप्स। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमने दो चीज़ों को एनालाइज करना है, वेरिएशन विद इन द ग्रुप और वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। अब यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स में लैंग्वेज यूज़ होती है वो ग्रुप के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, फैक्टर लेवल्स। तो फैक्टर लेवल, फैक्टर एक्चुअली ग्रुप को कहते हैं और लेवल जो है उसकी ग्रुप की वैल्यूज़ जो होती हैं उनको कहते हैं। अलहदा से मैंने आगे इसको पुट भी किया हुआ है, दोबारा से इस बात को गौर से सुनना। स्टैटिस्टिकल टर्म में फैक्टर जो है वो एक ग्रुप को कहेंगे और लेवल जो है वो ग्रुप की वैल्यूज़ को कहेंगे। तो ग्रुप को वैसे फैक्टर लेवल्स भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये वही सिचुएशन जो हमने अभी सीखा है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, कंपेयर करना है वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स एंड वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स। So these methods use a single test to determine whether there is or not a difference among the population means rather than the comparison as done with the t-test। हमने पिछले लेक्चर में टी स्कोर और जी स्कोर पढ़ा था। तो वो कहते हैं टी स्कोर को या टी टेस्ट को इस्तेमाल करने की बजाय आप यही एनोवा परफॉर्म कर लेते हैं ये चेक करने के लिए कि पॉपुलेशन मीन जो है उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। तो टी टेस्ट इस्तेमाल करने की बजाय एनोवा को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, आफ्टर एनोवा इंडिकेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एनोवा से यानी इस एनालिसिस से हमें पता चले कि एक डिफरेंस आ रहा है, मीन्स के अंदर वेरिएशन है और सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, यानी टोटल वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको हेल्प क्या मिलती है, फिर आपने करना क्या होता है। आगे लिखा है मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच स्पेसिफिक पॉपुलेशन मीन्स डिफर फ्रॉम द अदर्स। फिर आपको एक्चुअली देखना होगा कि जो मैंने जैसे 3 ग्रुप बोले थे, 3 सैंपल्स बोले थे कि एक पत्तों से लेकर आएँ, एक शाहजरा से लेकर आएँ और एक उसी लैब का लें। फिर आप देखेंगे अच्छा कौन सा जगह से लिया गया सैंपल ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है, तो आप फिर उस सैंपल में देखेंगे कि अच्छा इसमें मसला ज़्यादा है। तो ये एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज़ बोलें। तो स्लाइड शेयर नहीं हो रही मुझे। आपको नहीं शो हो रही, बाकी बच्चों को शो हो रही है? जी सर हो रही है, उनका नेट का इशू है, वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। हाँ जी भैया, आपने सुन लिया, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। जी समय करता हूँ। अच्छा जी, एनोवा का, अगर एनोवा ने क्या इंडिकेट किया, एक पर्टिकुलर डिफरेंस बता दिया कि वेरिएशन एक ख़ास अमाउंट में आ रही है या एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन है टोटल, तो फिर वो वेरिएशन कौन सा ग्रुप ज़्यादा कॉज कर रहा है उस ग्रुप के लिए आप फिर डिफरेंट कंपैरेटिव एनालिसिस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर वो सैंपल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसके अंदर आप रीज़न फिर ढूंढेंगे कि वो क्यों ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है बाकी सैंपल्स के मुकाबले में।
अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मेथड्स टेक एडवांटेज ऑफ एनोवा इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। मतलब आप एनोवा से आप क्या गेन करेंगे, यही ना कि जो पत्तों की से सैंपल लिया गया है उसके अंदर जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर आप उनको कोई सजेस्ट करेंगे, को प्लान बनाएंगे ट्रीटमेंट के लिए कि पत्तों की का जो पानी है उसके साथ ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करनी चाहिए। तो एनोवा से यानी इस एनालिसिस में ये एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन को फर्दर मैंने आगे बताया है कि आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं या किस तरह का केस आपके सामने हो, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो, तो आप एनोवा एनालिसिस यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर आप कहीं पर ये काम कर रहे हैं कि इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द रिजल्ट्स ऑफ 5 एनालिस्ट डिटरमिनिंग कैल्शियम बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अगर सपोज दैट आप काम कर रहे हैं, आप लोकलाइज बात कर लें, रिस्ट्रिक्टेड बात कर लें, अपने स्टडीज़ लेवल तक बात कर लें, अपने रिसर्च तक बात कर लें, आपको रिसर्च टॉपिक मिला है यही कि आपने वाटर सैंपल्स के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को डिटरमिन करना है वॉल्यूमेट्रिक मेथड से। तो आप जब 5 डिफरेंट ग्रुप्स में या 5 डिफरेंट सैंपल्स लेकर आएंगे तो उनका जब आप एनालिसिस करना चाहेंगे तो आप एनोवा यूज़ करके वो एनालिसिस को बता सकेंगे या वेरिएशंस बता सकेंगे या उन सैंपल्स के बारे में कुछ एक ट्रू रिजल्ट जो है वो शो कर सकेंगे। तो एक एनोवा की एप्लीकेशन ये है कि जब आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड से कैल्शियम की अमाउंट को डिटरमिन करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो 5 एनालिसिस हैं उनका मीन कंपेयर करने के लिए आप एनोवा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये कि विल 4 डिफरेंट सॉल्वेंट कंपोजिशंस हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द यील्ड ऑफ अ केमिकल सिंथेसिस। सपोज दैट आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रही हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो आप फिर डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करके देखना चाहते हैं कि क्या उस कंपाउंड की यील्ड के ऊपर सॉल्वेंट चेंज करने से कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो उसके लिए भी आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करके ये कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, फिर आर द रिजल्ट्स ऑफ मैंगनीज डिटर्मिनेशंस बाय 3 डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स डिफरेंट। अगर कहीं पर आपने सपोज दैट आप एलॉय स्टडी करें, एलॉयज को, मैंगनीज स्टील होता है एलॉय, तो आप डिफरेंट सैंपल लेकर आते हैं एलॉय स्टील के और उनमें मैंगनीज की अमाउंट को आप डिटरमिन करते हैं, तो वो रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट हैं, तो उनका एनालिसिस भी आप कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ द मीन से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप एनोवा इस्तेमाल करेंगे। फिर इज देयर एनी डिफरेंस इन द फ्लोरेसेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन एट 6 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच। फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब ये फ्लोरेसेंस आम जुबान में इसको हम चमक कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं। जब कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज जो हैं किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ी सी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करवाती है, इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन की प्रॉपर्टी है कि फ्लोरेसेंस कॉज करता है वो, तो उसके 6 डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ के बाद फ्लोरेसेंस में डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो आप एनोवा यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस चेक कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो एक्चुअली आपने देखा जितने भी ये आपके पास एप्लीकेशन बताई हैं मैंने 4 एप्लीकेशन, इनमें जो कंपेयर किया जा रहा है वो ऑब्जर्वेशन मोर देन 2 ही नज़र आएंगे आपको। तो मीन जो है वो मोर देन 2 होंगे तो हम एनोवा को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले हिस्से में आपको 5 मीन्स को कंपेयर करना होगा, यहाँ पर आपको 4 मीन्स को कंपेयर करना होगा, यहाँ पर आपको 3 मीन्स को कंपेयर करना होगा, यहाँ पर आपको 6 मीन्स को कंपेयर करना होगा। तो जहाँ पर भी मोर देन 2 मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को प्रेफर करते हैं। अच्छा, in each of these situations the populations have differing values of a common characteristic called a factor or sometimes a treatment. A factor को यहाँ पे मैंने डिफाइन की, the populations have differing values of a common characteristic called a factor or sometimes a treatment. यानी मैंने इसको ग्रुप कहा था कि हर एक ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आती हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक। सपोज अगर आप कैल्शियम की अमाउंट को मेजर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया था 5 डिफरेंट सैंपल्स के अंदर, तो आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ रहे हैं, कैल्शियम के अमाउंट को ढूंढ रहे हैं एक ही सैंपल के अंदर, पानी के सैंपल के अंदर सपोज कह लें, लेकिन हर ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। तो वो फैक्टर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट भी कहते हैं समटाइम्स। अच्छा, इन द केस ऑफ डिटर्मिनिंग कैल्शियम बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट इज द एनालिस्ट। अब 5 एनालिस्ट हैं तो वो 5 ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे कहा था ना 5 एनालिस्ट,
तो वो 5 ग्रुप्स हैं, तो 5 फैक्टर्स कहलाएंगे। स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो हैं वो एक्चुअली आपको समझाई जा रही हैं कि जो ग्रुप होता है या एक एनालिस्ट है जो काम कर रहा है एक सैंपल के ऊपर, वो एक फैक्टर कहलाता है। तो इन द केस ऑफ डिटरमिनिंग कैल्शियम बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड, द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट इज द एनालिस्ट। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड लेवल्स। अब एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज अभी हमने देखी थी 3, 2, 1। वो जो 3 है वो एक लेवल है, 2 जो है वो एक लेवल है, 1 जो है वो एक लेवल है। यानी एक ग्रुप के अंदर हमने कैल्शियम का लेवल 3 फाइंड किया, फिर उसी ग्रुप के अंदर कैल्शियम का लेवल 2 आया, फिर उसी ग्रुप के अंदर कैल्शियम का लेवल 1 आया। तो एक एनालिसिस जो है या एक एनालिस्ट का जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये ग्रुप है, वो फैक्टर कहलाता है। उस फैक्टर के अंदर जो डिफरिंग वैल्यूज होती है वो लेवल्स कहलाते हैं। अच्छा, फॉर कैल्शियम एग्जांपल दी, फॉर कैल्शियम एग्जांपल देयर आर 5 लेवल्स corresponding to analyst 1, analyst 2, analyst 3, analyst 4, analyst 5. एनालिस्ट 1 ने भी 5 लेवल्स लेने, यानी 5 वैल्यूज लेनी है, एनालिस्ट 2 ने भी, एनालिस्ट 3 ने भी, एनालिस्ट 4 ने भी और एनालिस्ट 5 ने भी। तो फैक्टर्स भी 5 होंगे यहाँ पर, लेवल्स भी हर एक के 5 होंगे। अच्छा, इसी को आगे कंटिन्यू किया है। द कंपैरिजन अमंग द वेरियस पॉपुलेशंस आर मेड बाय मेजरिंग अ रिस्पांस फॉर ईच आइटम सैंपल। ये क्या मतलब होगा इसका? कंपैरिजन अमंग द वेरियस पॉपुलेशंस आर मेड बाय मेजरिंग अ रिस्पांस। ये जो रिस्पांस बोला जा रहा है, ये मीन ऑफ द मीन्स को बोला जा रहा है। हम मीन ऑफ द मीन्स निकालकर फिर हम वो वेरियस पॉपुलेशंस के मीन को कंपेयर करेंगे। In the case of calcium determination, the response is the amount of calcium in millimoles determined by each analyst. ये उसी को होता है calcium determination में। फिर the factor can be considered the independent variable while the response is the dependent variable. ये भी factor और response में बता रहे हैं कि factor जो है independent variable है, जबकि जो response है, जो डेटा लेवल देते हैं वो एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको मेजर कर रहा है। हमने सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर रखी हैं। अब ये इंट्रोडक्शन अब शुरू हो रहा है एनालिसिस का। पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है, अब उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगी और कुछ और बातें इसके टाइप्स होंगी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको एब्रीविएट करते हैं एनोवा के तौर पर, ये क्या है? वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिशियन रोनाल्ड फिशर इन 1923। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वैसे हम इसको गुजार लेते हैं। प्रोफेसर आर ए फिशर वाज द फर्स्ट मैन टू यूज द टर्म वेरिएंस। फॉर दिस टेक्निक फिशर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। अब वेरिएंस क्या है? मैं पहले आपको सिखाया हुआ है कि वेरिएंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर and is described as the mean of the squares of deviations taken from the mean of the given series of data. It is frequently called measure of deviation. ये वेरिएंस का फॉर्मूला पहले बताया हुआ है कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ का डेविएशन लेते हैं, इंडिविजुअल डेविएशन, फिर उनका स्क्वायर करते हैं, उनको सम करते हैं और उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तो वो वेरिएंस आ जाता है। ये हमने वेरिएंस पहले पढ़ रखा है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका स्क्वायर रूट होता है ना वेरिएंस का, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वही ऊपर वाली बात को बताया है। अब ये बेसिकली डेफिनेशंस की तरफ हम पहुंच गए हैं। व्हाट इज एनोवा? ANOVA is one of the most powerful techniques available in the field of statistical teaching. ANOVA is used to compare differences of means among more than two groups. Important point. ANOVA क्या है? More than two groups के means को compare करने के लिए जो analysis है उसको ANOVA कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। More than two groups के means को compare करने के लिए या उनमें डिफरेंसेस को कंपेयर करने के लिए जो एनालिसिस है वो एनोवा है। वो एनालिसिस कैसे करते हैं? थ्रू कैलकुलेशंस। वो आज हमने सीखा है शुरू में। अच्छा, इन अदर वर्ड्स एनोवा हेल्प्स अस टू फिगर आउट इफ देयर इज नीड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस ये होता है कि जो भी आप ग्रुप्स ले रहे हैं उन सब के मीन्स इक्वल हैं, ये नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि मीन्स इक्वल नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिक हाइपोथेसिस होते हैं कि जब आप ग्रुप्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ जो सैंपल ले रहे हैं उनके मीन्स इक्वल हैं, ये है नल हाइपोथेसिस। तो कंपैरिजन वहाँ पे ख़त्म ही हो गया, आपने उसको रिजेक्ट नल कर दिया, डिफरेंस को नल कर दिया। फिर एनोवा हमें क्या हेल्प करता है? ये हमें बताएगा कि अगर तो डिफरेंस आ रहा है एनोवा से, रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड उसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टोटल, यानी टोटल वेरिएशन
कोई एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस तो फ़ौरन रिजेक्ट हो गया, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो एनोवा हमें हेल्प करता है to reject null hypothesis and accept alternate hypothesis. Basically, we are testing groups to see if there is a difference between them. Actually, पर सिंपल सी बात है कि जो सैंपल हमने लिए मुख्तलिफ जगहों से उनमें डिफरेंस है या नहीं है स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स में। फिर एनोवा एनालिसिस यूजेस द एफ स्टैटिस्टिक्स, ये हमने नहीं पढ़ा और ना ही हमने इसको पढ़ना है, बस वैसे ही एक पॉइंट मैंने शामिल कर दिया था। ये जो टी स्टैटिस्टिक्स और जी स्टैटिस्टिक्स के अलावा एफ स्टैटिस्टिक्स भी होता है, ये स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो एनोवा में टी या जी स्कोर इस्तेमाल नहीं होते बल्कि एक और है एफ स्टैटिस्टिक्स, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा एनालिसिस है वो एफ स्टैटिस्टिक्स ही होगा। एग्जांपल्स अब आ रही हैं जो एनोवा की एक और अंदाज में। पहले भी 4 एग्जांपल्स आपको बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर एनोवा एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं। एक और अंदाज में भी उसी चीज़ को एक और अंदाज में पेश किया है। पहली एग्जांपल क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विद अ ट्रीटमेंट ग्रुप एंड अ कंट्रोल ग्रुप हैज़ वन फैक्टर the treatment but 2 levels, the treatment and the control. एक्चुअली ये बहुत मुश्किल सी एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको पुट किया है। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो पहले 4 एग्जांपल मैंने बता दी हुई हैं। इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का एनालिसिस है जिसमें हम किसी सैंपल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो ट्रीटमेंट है और जो लेवल्स हैं वो 2 हैं, ट्रीटमेंट भी और कंट्रोल भी। इसको अगर पूरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे फिर हमें समझ आएगा, तो हमने अभी एक्सप्लेन नहीं करना, बस हमने एक एग्जांपल ज़हन में रखनी है। दूसरी एग्जांपल ये कि वी माइट वांट टू नो इफ 3 डिफरेंट स्टडीइंग टेक्निक्स लीड टू डिफरेंट मीन एग्जाम स्कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जो हैं एक जगह पे वो फिज़िकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और तीसरे नंबर पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओनली अपलोडेड लेक्चर्स देखते हैं। तो ये 3 डिफरेंट स्टडीइंग टेक्निक्स हैं। तो जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स स्कोर्स में जो डिफरेंस है उनको जब आप कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एनोवा की एग्जांपल के तौर पर लेकर आएंगे उसे। अच्छा, फिर वी माइट वांट टू नो हाउ जेंडर एंड हाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज इम्पैक्ट एवरेज वेट लॉस। ये लोग जब एक्सरसाइज करते हैं अपना वेट डिक्रीज़ करने के लिए तो वो मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज अडॉप्ट करते हैं, और जेंडर के ऊपर डिपेंडिंग या एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडिंग वेट लॉस कितना होता है और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कंपेयर करने के लिए भी हम एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। ये एनोवा एप्लीकेशन की मुख्तलिफ एग्जांपल दी जा रही हैं कि लेडीज़ जो हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज की, वही एक्सरसाइज जेंट्स ने की, तो क्या फ़र्क आया वेट लॉस मीन पे, वो एनालिसिस करेंगे तो एनोवा अप्लाई करेंगे। या फिर जो जेंट्स हैं उन्हीं को देख रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट वे में, एक ग्रुप ने एक्सरसाइज जो की वो जिम किया और कुछ लोगों ने रनिंग की, तो एक्सरसाइज का वे डिफरेंट हो गया, तो वेट लॉस में क्या फ़र्क है वो भी कंपेयर करने के लिए आप एनोवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर 4th एग्जांपल ये है, स्टडी कंडक्टेड अमंग मीन ऑफ, सॉरी ये वापस मुझे जाना पड़ेगा, A study conducted among men of age group 18 to 25 year in community to assess effect of SES on BMI। ये एक अमेरिकन रिसर्च थी, उसको मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक शामिल कर लिया। SES क्या होता है, मैंने ये नीचे लिख दिया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी बंदे का क्या वो किस तरह का स्टेटस रखता है। सोशो इकोनॉमिक मतलब वो अमीर है, गरीब है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, और BMI बॉडी मास इंडेक्स, फिर उस अपने स्टेटस के हिसाब से उसका बॉडी मास। तो इसको अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर ये दिए हुए हैं 3 ग्रुप्स बना दिए हैं। लोअर SES, जो ऐसे लोग जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, फिर मिडिल, फिर हाइयर, और उनके लिए उन्होंने बॉडी मास इंडेक्स निकाले हैं, और उनका फिर वो नंबर ऑफ क्या वैल्यूज़ हैं डेटा में, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये भी नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये मीन निकाला है। तो ये मीन है किसका, बॉडी मास इंडेक्स का, इस डेटा के लिए, ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए। फिर इसका एनालिसिस जब आप करेंगे तो उसके लिए भी आप एनोवा इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमने ये कैलकुलेशन की थी, इसके ऊपर भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से।
ये 3 ग्रुप्स हैं, उनके ये इंडिविजुअल मीन्स हैं। फिर आप मीन ऑफ द मीन्स निकालेंगे, फिर आप टोटल वेरिएशन निकालेंगे, फिर आप वेरिएशन विद इन अ ग्रुप निकालेंगे, फिर आप वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स निकालेंगे। तो ये एनालिसिस जो है ये भी एनोवा के अंडर आएगा। अच्छा, फिर 5वीं एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस टेक द सेम एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग अभी पंजाब कॉलेज में हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ यूसीपी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने यही कोर्स इकोनॉमेट्रिक्स है इसका एग्ज़ाम दिया है। तो फिर उनका जो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस टेक द सेम एग्ज़ाम, यू वांट टू सी इफ़ वन कॉलेज आउट परफॉर्म्स द अदर। तो आप एनालिसिस करके ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो पीजीसी कैंपस 14 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने किस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म किया, यानी उनको बीट कर दिया। तो उसके लिए भी आप एनालिसिस करेंगे, तो उस एनालिसिस में भी आप एनोवा अप्लाई कर सकते हैं, ये स्कीम ऑफ स्टडी अप्लाई कर सकते हैं, या ये एनालिसिस का वे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर छठी एग्जांपल भी शामिल किया, मैन्युफैक्चरर हैज़ 2 डिफरेंट प्रोसेसेस टू मेक लाइट बल्ब्स, दे वांट टू नो इफ़ वन प्रोसेस इज़ बेटर दैन द अदर। अगर लाइट बल्ब बनाने के लिए उसके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर वो भी एनालिसिस करेगा वेरिएशंस का, तो उससे वो कंक्लूड करेगा कि कौन सा प्रोसेस जो बेटर है। तो उसके लिए भी एनोवा हेल्पफुल है। अच्छा जी, अब एनोवा जो है, मैं टाइम देख लूँ क्या हो गया, टाइम तो हो गया वो कंप्लीट। आप लोग जो हैं इस बात को भी ज़हन में रखा करें, टाइम हो चुका हुआ है। मैंने अभी अटेंडेंस डाउनलोड करनी है। अगर आपने यहाँ तक, हमने आसान चीज़ें पढ़ी हैं, आगे भी बहुत आसान है। तो जितना आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उतने को आपने प्रिपेयर करना है। अगर आपको मैंने शुरू में बोला था कि एनोवा को इन रियल सेंस पढ़ा जाए तो